अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। हम कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स की बात। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 या जितने भी बिजनेसेस आप देखते हैं वो मे बी डिजिटल एसेट्स में डील करते हो, मे बी फिज़िकल एसेट्स में डील करते हो। लेकिन अभी तक फिज़िकल एसेट्स और सर्विसेज में एक क्लियर डिस्टिंक्शन थी, और वो डिस्टिंक्शन ये थी कि जो चीज़ें टेंजिबल थी, वो गुड्स थी, उनको आप अगर बेचते थे एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस, वो आपका स्टॉक था, आपकी इन्वेंट्री थी। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर थे तो जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स थी, जो आपके एक्सपर्ट्स थे, उनका टाइम जो है वो आपकी इन्वेंट्री थी। अब एक थर्ड टाइप ऑफ एसेट कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, मार्केट स्पेकुलेशन भी होती है, उसके अलावा उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उनको हम डिजिटल एसेट्स कहते हैं। और इससे ज़्यादा जो नाम नोन है वो है क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन ये हम इस वक्त मिल्टन इंस्टीट्यूट की टेक्सोनॉमी ऑफ डिजिटल एसेट्स कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स पे बात कर रहे हैं। इस वीडियो में जो पार्ट 2 है, हम वर्चुअल करेंसी की बात करेंगे, और दूसरी इसके बाद जो वीडियो है पार्ट 3, हम डिजिटल करेंसी की बात करेंगे। तो नो लीगल टेंडर स्टेटस। वर्चुअल करेंसी का कोई लीगल टेंडर स्टेटस नहीं होता। इसका मतलब है कि जिस कंट्री में भी आप वर्चुअल करेंसी यूज़ करेंगे तो उस कंट्री की कोई जो है जो लीगल टेंडर है, जैसे पाकिस्तान में अगर आप वर्चुअल करेंसी यूज़ करते हैं तो रुपी जो है वो लीगल टेंडर है, यानी उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज मनी, एज करेंसी। लेकिन वर्चुअल करेंसी जो है वो किसी भी मुल्क में लीगल स्टेटस नहीं रखती। अब वर्चुअल करेंसीज पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम बात करना चाह रहे हैं टैक्सेशन पे, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स पे। और उसके हवाले से जो टैक्सेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स हैं उनमें हम आज देखते हैं कि जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, चीज़ें हैं, वो कैसे जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके बेस पे जो प्रोडक्ट्स, आप अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं वर्चुअल करेंसी, या आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं, या आप कस्टोडियन हैं वर्चुअल करेंसी के, तो किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, उसके फिर क्या पॉसिबल टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन बताई गई है वो ये है कि सबसे पहले वर्चुअल करेंसीज दो किस्म की होती हैं, नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल का मतलब है कि कन्वर्टेबल इनटू लीगल टेंडर, यानी कि अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो वर्चुअल करेंसीज कुछ ऐसे वर्चुअल करेंसीज होती हैं जो रुपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या यूएस में या वर्ल्ड वाइड डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? तो अगर आप मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स खेलते हैं, या आपको थोड़ा भी गेमिंग के बारे में पता है, तो ये जो प्लेयर्स होते हैं इनके पास मुख्तलिफ एसेट्स होते हैं, वेपन्स होती हैं, या अगर ट्रेजर की गेम है तो डायमंड्स होते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी चीज़ होती है, और वो चीज़ वो फिर और प्लेयर्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स में जितने भी आपके पास एसेट्स कह लें वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि वो नॉन कन्वर्टेबल वर्चुअल करेंसी है। ना ही तो वो रुपये या डॉलर में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब अगर आपके पास स्किन्स हैं या मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, या जो भी आप सिनेरियो खेल रहे हैं गेम्स का, उसमें जो भी आपके पास पीसेस हैं, इक्विपमेंट है, या कोई चीज़ आपने फाइंड की है, वो रुपीज़ में, डॉलर्स में तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन वो उसी गेम के अंदर, उस गेम इन्वायरमेंट में जो है मैस आप चेंज कर सकते हैं उसको इनटू अदर यूज़फुल थिंग्स, फंक्शंस। यानी गन, अगर आपके पास एक किस्म की गन है या एक किस्म का कोई जो है डायमंड है, तो उसको आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से, मतलब ये अभी से नहीं है, जब से गेमिंग चल रही है उसमें पॉसिबल है, ख़ास तौर पे इंटरनेट के आने के बाद। तो वर्चुअल करेंसी नो लीगल टेंडर स्टेटस में हम सबसे पहले नॉन कन्वर्टेबल की बात कर रहे हैं, मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। इसमें एक और इंटरेस्टिंग
जो नॉन कन्वर्टेबल चीज़ है, जो इवन अगर आप कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई डिजिटल कंपनी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी एक्सक्यूज मी, तो आपने फिर भी डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स जो है ना आप यूज़ करते हैं। डिजिटल गिफ्ट कार्ड जो है वो ये होते हैं कि आप किसी और शख्स को ये कार्ड देते हैं और वो आके उस स्टोर पे या ऑनलाइन जो है उतने पैसों की शॉपिंग कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कारफोर जाते हैं या इस तरह के बड़े स्टोर्स में जाते हैं तो वो आपको गिफ्ट कार्ड्स देते हैं। वो फिज़िकल गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, अगर वो डिजिटली आपको मिले ऑनलाइन या जिस तरह ऑनलाइन टिकट की सूरत में, तो वो डिजिटल गिफ्ट कार्ड होते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूं तो आप इसी कैटेगरी में अपना एयरलाइन टिकट भी कर सकते हैं कि आप एयरलाइन टिकट एक दफ़ा ले लेते हैं तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, औरों को दे सकते हैं, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिटल एयरलाइन। और फिर इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपका जो डिजिटल वो है वो आप रिफ़ंड कर सकते हैं, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपको दिखाने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और नॉन कन्वर्टेबल में यहाँ तक बात आ जाती है वर्चुअल करेंसी में, और इसमें भी बहुत सारा एरिया है जो कवर हो सकता है। फिर हम आते हैं जी कन्वर्टेबल पे, यानी वर्चुअल करेंसीज। यानी वर्चुअल करेंसी हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ डिजिटली ही एग्जिस्ट करती है आपके नेटवर्क पे, आपके सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपकी गेमिंग इन्वायरमेंट में, लेकिन ये वहाँ से बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम वर्चुअल करेंसीज को कह रहे हैं। और उसमें जो कन्वर्टेबल यानी कि डॉलर्स या रुपीज़ में कन्वर्ट हो सकती है वो दो किस्म की है, नॉन फंजिबल और फंजिबल। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि ऐसी वर्चुअल करेंसी जो डिफरेंट टाइप्स की हो, ठीक है ना जी। और उसमें NFTs जो है इसकी बड़ी एग्जांपल है। ये जो यहाँ पे इवन इस डायग्राम में जो मुख्तलिफ किस्म का साइज़ बनाया हुआ है वो आपको बता रहा है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है। तो कन्वर्टेबल यानी रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट होने वाले, नॉन फंजिबल यानी डिफरेंट किस्म के वर्चुअल करेंसी, अगर वो बेशक एक ही कंपनी ने या एक ही पर्सन ने इशू किया हो तो वो नॉन फंजिबल टोकन NFTs कहते हैं। तो अब आप अगर NFTs के बारे में सोच रहे थे या इसकी टैक्सेशन के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि NFTs टैक्सेबल कैसे हो सकते हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि ये वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, फिज़िकल इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पाकिस्तानी टैक्स लॉ में जैसे हम कहते हैं कि अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल है या जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सॉफ्टवेयर है जो आपने ख़रीदा है या कोई लाइसेंस है, तो वो भी एक तरह से कन्वर्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है एक लाइसेंस है आर्म्स एंड एम्यूनेशन का, यानी कि आप कोई गन्स वगैरह रख सकते हैं, तो वो कन्वर्टेबल है, यानी उसको आप बेच भी सकते हैं। वो नॉन फंजिबल है, आपके पास जो है वो आपके हिसाब से है, और वो NFT उसको कह सकते हैं। अगर वो फंजिबल हुआ यानी कि आपका लाइसेंस जैसे टिकट होता है, अगर आपको टिकट मिले कि आप किसी स्टेडियम में जाते हैं और आपको वो टिकट जो मिले वो स्पेशल हो, स्पेशल पास हो या स्पेशल टिकट हो जो गैलरी में बैठने के लिए या स्पेशल VIP इंक्लोजर में बैठने के लिए, तो एक तरह से वो नॉन फंजिबल होगा। लेकिन अगर स्टेडियम में जो आम सीट्स हैं वहाँ पर बैठने के लिए आपको जो टिकट मिले तो वो टिकट आप सेल तो कर सकते हैं कैश में किसी और को, लेकिन वो फंजिबल आएगा, यानी कि वो सीट दूसरी सीट से फ़र्क नहीं है। जैसे रेलवे में होता है, आप जाते हैं तो बिज़नेस क्लास होती है और फिर एक रेगुलर क्लास होती है, तो इसी तरह यहाँ पर ये जो वर्चुअल करेंसी है या ये जो डिजिटल एसेट है, ये अगर आपके पास नॉन फंजिबल और फंजिबल हो तो फिर नॉन फंजिबल में आपके पास नॉन फंजिबल टोकन है। अच्छा, मज़े की बात है कि चाहे फंजिबल हो या नॉन फंजिबल हो, यानी कि अगर फंजिबल है तो क्रिप्टो करेंसी कहलाएगा, वरना NFT कहलाएगा। दो वर्ड्स जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें पाकिस्तानी टैक्स लॉ में, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एडवाइस नहीं है। यहाँ से फिर डिस्कशन शुरू हो सकती है जब एक दफ़ा आपको पता चल जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती हैं या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती हैं,
और पाकिस्तानी इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक ये जो हैं, अगर आप जैसे प्रॉपर्टी बेचते हैं, मूवेबल इमूवेबल, इसी तरह कोई लैंड बिल्डिंग बेचते हैं, तो उसी तरह ये NFTs या क्रिप्टो करेंसी का भी टैक्सेशन सिमिलर तरीके से हो सकती है। उसके अलावा जो है इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, वो जो है दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में हेड्रा, अदर DLTs ये, और फिर ब्लॉकचेन। ठीक है जी। फिर ब्लॉकचेन में आगे जो दो किस्म के जो है टोकन्स कह लें, कॉइन्स कह लें, वो एक कॉइन की कैटेगरी है, एक टोकन की कैटेगरी। तो फिर अगर हम बिटकॉइन को देखें, और अगर अब हम नीचे से स्टार्ट कर लें, बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन जो है वो एक कॉइन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्पेसिफिकली चलता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, और इसकी जो बिटकॉइन है ये लिमिटेड ज़रूर है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि ये फंजिबल है। सारे बिटकॉइंस एक जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट उनमें कोई डिफरेंस होता है। नॉन फंजिबल टोकन की एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जो टिकट्स आप यूज़ करते थे, स्टैम्प्स जिनको हम कहते हैं, जो आप पहले लेटर भेजने के लिए लगाते थे, जो पोस्ट ऑफिस इशू करता है, तो मुख्तलिफ स्टैम्प्स वो इशू करते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जिनके पे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ या प्लेसेस होती हैं, लेकिन एक ही जगह के फिर एक जैसे स्टैम्प्स जो हैं वो फंजिबल कहलाएंगे। और अगर उन पर डिफरेंट जगह बनी हुई हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह, तो फिर वो नॉन फंजिबल कहलाएंगे। इसी तरह हम आते हैं ऑल्ट कॉइन्स यहाँ दिए हुए हैं, तो ऑल्टरनेटिव कॉइन्स बनता है इस वर्ड से, और ईथर जो है वो सबसे फेमस है। उसके अलावा फॉइल कॉइन भी है, लाइट कॉइन भी है। ये हैं कॉइन, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। इसी तरह अगर आप आयोटा जो है, IOTA, इसको डील करते हैं, तो ये अदर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे चल रहे हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ किस्म की है, उसमें फेमस जो है वो ब्लॉकचेन है। उसके अलावा हेड्रा है, हेड्रा के अंदर ये कॉइन जो है HBAR, H बार जो है ये भी है। इसी तरह ब्लॉकचेन में टोकन्स में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आती है, और टोकन्स में स्टेबल कॉइन्स आते हैं। स्टेबल कॉइन्स वो होते हैं जो या तो किसी क्रिप्टो के साथ पैक्ड होते हैं, या फिएट करेंसी यानी डॉलर वगैरह, या किसी कमोडिटी के साथ अटैच्ड होते हैं। जिस तरह 1971 से पहले डॉलर भी अटैच था वो गोल्ड के साथ। तो इस तरीके से ये जो टेक्सोनमी है, या एक तरह से डिजिटल एसेट की क्लासिफिकेशन है, ये एक यूजुअल तरीका है। और इसमें जो है इन्होंने अगले टेबल पे जो टैबुलर फॉर्म दिया है, वहाँ आप कंफ्यूज हुए बगैर, अगर ऊपर वाली डायग्राम पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि NFT वर्चुअल करेंसी का हिस्सा है, और ये कन्वर्टेबल है, यानी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हेड्रा जो ब्लॉकचेन है उस पर चलते हैं, और उसके अलावा कमोडिटी के साथ ये पैक हो सकते हैं, यानी कि इनके पीछे कोई भी कमोडिटी, यानी कि गोल्ड, ऑयल, वीट, कॉपर वगैरह हो सकता है। तो NFTs इस तरीके से होते हैं। फिर अगर हम ले लें जो है क्या कहते हैं, बिटकॉइन की एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रही है, USDC ले लें, तो ये भी एक वर्चुअल करेंसी है, और ये कन्वर्टेबल है, फंजिबल है, ये क्रिप्टो करेंसी के कैट में आता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है, ये एक टोकन है, कॉइन नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करता है। और अक्सर जो आजकल SCCP वाले केस कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, तो ये देख रहे हैं कि आया आपने कॉइन इशू किया था या टोकन इशू किया था। तो इस वजह से ये हम आपको डिटेल्ड मिल्कन इंस्टीट्यूट की टेक्सोनमी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बिटकॉइन आपको बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस पार्ट 2 में आइडिया हुआ होगा कि वर्चुअल करेंसी में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर डिजिटल करेंसी पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और दो तरीके से, दो डायग्राम्स के थ्रू या दो तरीके से वो आपको मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, एक तो ये कि स्पेसिफिक कॉइन जहाँ पे उसका फंक्शन या उसकी फंक्शनैलिटी डिज़ाइन की बात हो रही है, उसके हिसाब से जैसे होता है, गाड़ियाँ होती हैं, BMW गाड़ी हो सकती है, मर्सिडीज़ हो सकती है, ऑडी हो सकती है, और फिर यहाँ मुख्तलिफ फंक्शंस लिखे हों जो एक गाड़ी परफॉर्म करती है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो एक डिजिटल एसेट
परफॉर्म करता है या उससे रिलेटेड है, तो उस पे इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को टर्म्स एंड करेक्टरिस्टिक्स शो किए गए। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे थे टैक्सेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स, और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो हमने नेक्स्ट 100,000 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए इस चैनल को आप एक्सक्लूसिवली टेक्नोलॉजी बिजनेसेस इन पाकिस्तान की टैक्सेशन के लिए जो है डिवोट किया है। तो आप जो भी वीडियोस देखेंगे वो होंगे तो सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप कॉल करके जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं या फिर पेड सेशन ले सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि अगर आप इस तरह के पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं जो डिजिटल एसेट से रिलेटेड करता है, तो अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को बेहतर क्लासिफाई करने के लिए, फिर उसके लीगल और टैक्सेशन इशू समझने के लिए हम ये हेल्प ले रहे हैं। इसके अलावा भी और क्लासिफिकेशंस हैं जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मुलाकात होती है। हैव अ नाइस डे।